ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े में एक बार फिर से आपकी मुलाकात करवा देते हैं। सैमसन शराफ साहब पाकिस्तान से इस वक्त मेरे साथ हैं, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल राज कादियान साहब मेरे साथ हैं, भास्कर बालकृष्णन है फॉर्मर डिप्लोमेट, इसके अलावा रिटायर्ड ब्रिगेडियर डीएन वर्मा साहब हैं, डिफेंस एक्सपर्ट, सुदेश वर्मा बीजेपी के प्रवक्ता और प्रणव झा कांग्रेस के प्रवक्ता। प्रणव साहब आपके पास आ रहा हूं क्योंकि ब्रेक से पहले सुदेश साहब ये कह रहे थे कि जब भी वो यानी मौजूदा सरकार पाकिस्तान के खिलाफ किसी कड़ी कार्रवाई की बात करती तो देश में एक ऐसा तबका है जो बातचीत के लिए आवाजें उठाने लगता है। शायद उनका इशारा आपकी तरफ हो, तो मैंने तो अपनी तरफ से बात रखी कि देश एक मत इस मुद्दे पर कम से कम है कि आतंकवाद के खिलाफ और देश की जवानों की सुरक्षा को लेकर के सब एक साथ एक पॉइंट पर हैं। धन्यवाद हुसैन भाई कि कम से कम लोग निष्पक्ष रूप से देखते हैं इन बातों को। बहरहाल जो वर्तमान स्थिति है उसकी ओर डिबेट को आगे ले जाते हुए मैं दो बातें कहना चाहता हूं, महज दो बातें और कम शब्दों में कहूंगा, समय दीजिएगा मुझे। सरकार को कहने के लिए बहुत मंच होते हैं, बहुत तरीके होते हैं, विपक्ष को कहने के लिए जगह नहीं होता, आप जगह देते हैं तो मौका मिलता है। दो बातें कहना चाहता हूं कि पिछले एक साल से जम्मू कश्मीर जो है जल रहा है और निशाने पर कौन है? वही सुरक्षा सैनिक, वही सुरक्षा में जो रथ है, जो हमारा आर्मी का जवान है, जो पैरामिलिट्री का जवान है, को कभी पत्थरबाजों का शिकार होता है, कभी अलगाववादियों का शिकार होता है। दूसरी तरफ हमारी सीमाओं पर लोग लड़ते हुए सैनिक, पिछले 3 साल में 200 सैनिक हताहत हुए हैं, जो कि लगभग अन्य सरकारों की तुलना में 2 गुना है। इसके अलावा सीज फायर वायलेशन जो हुए हैं वो 3 गुना है। ये तो है वर्तमान स्थिति। अब ये मैं बात करता हूं आगे, तो आखिर की समस्या का समाधान क्या है, उपाय क्या है, क्या करना चाहिए हमें? बड़ा सरल 2 उपाय दिखता है मुझे। पहला उपाय तो ये है कि जिस जगह से दिक्कत है, जिस सरकार से दिक्कत है, जिस देश से दिक्कत है, उसके खिलाफ हम युद्ध करें और उसके घुटने टेक दें, उसकी यह मजबूरी हो कि जो इस तरह की कार्रवाई है वो बंद करे। इसमें पूरा देश इस सरकार के साथ है, पूरा हर राजनीतिक दल उनके साथ है और उनकी हर तरह से मदद करेगा कि हमारे यहां जो हमारे सैनिक हैं उनकी हत्याएं बंद हो, उनकी दुर्दशा बंद हो। या फिर दूसरा रास्ता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न करे कि पाकिस्तान या कोई दूसरा देश ये साहस ना कर सके कि जो भारत के सैनिक है या भारत की सीमाओं से जो छेड़छाड़ है वो बंद करे। तो मैं यहां सरकार के नुमाइंदे बैठे हैं, उनकी राजनीति पार्टी के प्रवक्ता यहां बैठे हैं, मैं आपकी तरफ से यह प्रश्न उनसे पूछवाना चाहता हूं कि आखिर इनकी क्या मंशा है, क्या कार्यनीति है। यह सरकार की तरफ से आज तक हमें मालूम नहीं हो सका कि लोग जो मारे जा रहे हैं, जो नागरिक मारे जा रहे हैं, जो सैनिक मारे जा रहे हैं, इन समस्याओं से निपटने के लिए इन 2 में से कौन सा उपाय इनके पास है, क्या कहना चाहते हैं वो और कहां हमारी मदद चाहते हैं? सुदेश जी जवाब देना चाहेंगे आप? हुसैन साहब जी जरूर जरूर, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। बताइए प्रणव साहब, आपके आंकड़ों को थोड़ा ठीक कर दूं। आंकड़े जो आपने गिनाए उसमें एक चीज़ आप भूल गए कि जो रेशियो है मारे जाने लोगों का आतंकवादी वर्सेस हमारे आर्म फोर्सेस के, तो आतंकवादी का बहुत ज़्यादा है। आपको ये पता होना चाहिए, जो एक अचीवमेंट है इस सरकार का। हम नहीं चाहते थे कि मैंने आपकी तो आदत है कि आप डेड बॉडी गिनाने लगते हैं, हम नहीं चाहते वो चीज हो। ये समय उसका नहीं, चूंकि आपने एक राजनीति करने का प्रयास किया। आपका अपना भाई मर जाता है, देखिए रिजॉल्व है, अपना भाई मर जाता है नहीं है और नहीं, आज इस बात की इजाजत नहीं है, तुलनात्मक है, आपके तू में की जरूरत नहीं है। कम से कम आज आप दोनों आपस में ना उलझे, ये ज्यादा बेहतर होगा। आपकी नहीं, आज इस चीज की जरूरत नहीं है। आतंकवादी को मारकर सुदेश जी और प्रणव झा जी, मैं आप दोनों की आवाजों को रोक रहा हूं। मैं एक बार फिर से सैमसन साहब के पास जाना चाहूंगा और पाकिस्तान से मेरे साथ हैं सैमसन शराफ साहब। उत्पन्न क्यों होने देते हैं? सैमसन शराफ साहब, आपने सारी चीजों को सिरे से खारिज कर दिया। डीजीएमओ लेवल की बातचीत जो हुई उसमें भी आपने सारी चीजों को कह दिया साहब कुछ भी तो हुआ नहीं है, और इससे पहले की सारी चीज आप किसी चीज को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। जो बातें हम कह रहे हैं आप उसको मानने को तैयार नहीं है। तो फिर दोनों देशों के बीच ट्रस्ट कैसे पैदा होगा? और क्या जंग ही अकेला एक रास्ता है? और अगर जंग ही रास्ता है तो पिछली जंगें भी हमने देखी हैं। भारत और पाकिस्तान में जो हम अमन लाना चाहते हैं या जिस अमन की आशा की बात आप करते हैं, पहली जरूरत यह है कि दोनों अतराफ काम किया। इस वक्त भारत बेइंतहा जंगी जुनून है, हर बात पर वो पाकिस्तान पीछे पड़ जाते हैं और एवरीथिंग इज ब्लोन आउट ऑफ प्रोपोर्शन। जिस बच्चे की ये बात कर रहे थे कि वो करता था, बाद में
आप ही की अदालतों ने उसको रिहा किया और वादा के रास्ते वापस पाकिस्तान दोनों बच्चे आते आते। तो देखिए ना कि हमारी अदालतें किस तरीके से काम करती हैं। You people jump too early to conclusion. आप देखिए सर so कि हमारी अदालतें कैसे काम करती हैं। हम कसाब के लिए भी पूरे ट्रायल का इंतजाम करते हैं और उसके बाद पूरे ट्रायल प्रोसेस से गुजार करके उसको उसके अंजाम तक पहुंचाते हैं। देखें, आपकी अदालतों का और हमारी अदालतों का कानून तकरीबन एक ही जैसा है। बात यह है कि जब फैक्ट केस में ना हो तो आप एक अक्यूज को क्रिमिनल कैसे बना सकते हैं। और कितनी दफा ये फॉल्स फ्लैग हुए हैं। आप योर मीडिया हैज गॉन हॉर्स ओवर इट, एट द एंड ऑफ द डे इट वाज प्रूव्ड कि ये इंसिडेंट ही नहीं हुआ। ये वाकया भी मुझे इसी किस्म का लगता है। हम पाकिस्तानी लाइन ऑफ कंट्रोल पे किसी किस्म की सोरिश के मुतअम्मल नहीं हो सकते, इसलिए कि हम एक अपनी अंदरूनी जंग इस वक्त लड़ रहे हैं। वो जंग ना सिर्फ टेररिज्म के यही तो बार बार हम भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं दूसरी चीजें आप अपनी जमीन से आतंकवाद को खत्म कीजिए, भारत आपके साथ है। डिस्ट्रैक्टिंग आवरसेल्व्स। मेरे साथ जो फौजी भाई यहाँ पे बैठे हैं उन्हें पता है कि देयर समथिंग नोन एज स्ट्रेच। पाकिस्तान आर्मी कैन नॉट मेक अ मिस्टेक और अ ब्लंडर ऑफ कमिटिंग इटसेल्फ इनटू अ स्ट्रेटेजिक स्ट्रेच। ठीक है राज कादियान साहब, सकते इंडिया के साथ सोरेश या योरश किसी भी किस्म की, ये समझने की बात है। ये जो वॉर हिस्टेरिया और हाइप है, इसको जब तक आप कंट्रोल नहीं करेंगे, मॉडरेशन की आवाजें नहीं आएंगी, ये चीजें ठीक नहीं हो। राज कादियान साहब, सैमसन साहब सिरे से खारिज कर रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये सब प्रोपेगेंडा है इंडियन आर्मी का और भारत की तरफ का। आप बेहतर तरीके से जवाब दे सकते हैं उनको। राज कादियान साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? डीएन वर्मा साहब, आप खुद जमीन पर रहे हैं, जरा समझाइए सैमसन साहब को। मैं ब्रिगेडियर श्रॉफ की बात बड़े गौर से सुन रहा था और ब्रिगेडियर श्रॉफ को मैं कुछ एक चीज़ों से सहमत कराना चाहता हूं। देखिए, जहां तक हम कहते हैं कि हमने आपका स्पाई पकड़ लिया, आपने हमारा स्पाई पकड़ लिया, दिल्ली में आपके इंटेलिजेंस ऑफिसर्स जितनी स्पाई का काम करते रहते हैं, हमने कभी उनको कैद करके उनको फांसी पे नहीं लटकाया। इतना ही करते थे कि ठीक है, आपके आयो फलाने फलाने पकड़े गए हैं फलान जगह पे दस्तावेज इकट्ठा करते हुए, इनको प्लीज़ डिपोर्ट। बट हम उनकी जान नहीं लेते थे। आप जान लेने पे उतारू हो गए हैं और बिना इस बेचारे को मौका दिए हुए कि वो अपनी सफाई पेश कर सके खुलेआम। यू हैव डन एवरीथिंग इन कैमरा। दिस इज नॉट द वे कोर्ट मार्शल्स आर डन। कोर्ट मार्शल में डिफेंडिंग ऑफिसर उसकी चॉइस का उसको दिया जाना चाहिए। आपने लगा दिया अपना ही डिफेंडिंग ऑफिसर। व्हाट सॉर्ट ऑफ अ डिफेंस विल यू गिव हिम? आई मीन इन अ कोर्ट मार्शल छोटे में सर, जिसके ऊपर मेरे को फेथ है। सैमसन साहब, और अगर मेरे को फेथ नहीं है तो मैं ऐसे आदमी को डिफेंडिंग ऑफिसर अपना क्यों बनने दूंगा? आपने यादव के साथ जो कार्रवाई आप लोग कर रहे हैं, जवाब ले लेते हैं उनका, सही नहीं है। इट इज नॉट अ सिविलाइज्ड। जो दिल्ली में ये दस्तावेज के साथ पकड़ते हैं ना, दे आर फ्रॉम द डिप्लोमेटिक कोर्ट। इधर से वो निकालते हैं, आप लोग निकालते हैं, इधर से हम भी उसके एवज उतने ही बैलेंस की चीज निकाल देते हैं। ही वॉज अ स्पाई illegally inside Pakistan. He had two identities. He was establishing and monitoring terrorist networks in Pakistan. उसकी कन्फेशनल स्टेटमेंट्स बिफोर अ मैजिस्ट्रेट जो है वो मौजूद है सिविल कोर्ट। सर, आज तक तो आप साबित नहीं कर सके। हमने जिंदा आतंकवादियों के आपके मुल्क के हिंदुस्तान के अंदर पकड़ करके आपके सामने पेश किया कि ये देखिए साहब, आपके मुल्क से आए हुए आतंकी जिन्हें हमने अपने देश में पकड़ा है। जिंदा सबूत आपके सामने रखे गए हैं। सजाएं भी दी, हमें तो पता भी नहीं चला और ना हमें डिप्लोमेटिक एक्सेस दी गई, काउंसलर एक्सेस। अब आपने पता नहीं करना चाहो तो कोई क्या कर सकता है सर? फॉरेन ऑफिस और खुली अदालतों में सारे ट्रायल हुए, उनको बाकायदा वकील मुहैया करवाए गए। ठीक है सर, मैं आपके पास आता हूं। राज कादियान साहब, एक छोटा सा जो दूसरी चीज कुलभूषण जाधव के सिलसिले में कह रहे हैं कि उनके मसले में काउंटर एक्सेस की इजाजत नहीं दी जा सकती है क्योंकि वो एक स्पाई है। जरा इसको जरा प्लीज आप क्लियर करें जरा इसको। देखिए, सैमसन शरॉफ, ब्रिगेडियर शरॉफ साहब जो कह रहे हैं वो अपनी जुडिशियल सिस्टम की फेयरनेस की तारीफ कर रहे हैं। मैं उनसे सवाल पूछता हूं कि जासूसी से भी कहीं गंभीर चार्ज तो ट्रीजन का होता है। मर्डर और ट्रीजन दोनों चार्ज मुशर्रफ पे थे, वो भी एक आर्मी ऑफिसर थे।
उनको पाकिस्तान आर्मी ने कोर्ट में पेश तक नहीं होने दिया था। बार बार कोर्ट ने उनके सम्मन भेजे, पुलिस भेजी उनको लाने के लिए, लेकिन आर्मी इस रास्ते से हाईजैक करके फिर चुपके से उनको दुबई भेज दिया। कहाँ था उनका जुडिशल सिस्टम? ये सब कहने की बातें हैं। इन्होंने डिसाइड पहले कर लिया था कि कुलभूषण के नाम से वो क्या सज़ा देनी है, बाद में तो खाना पूरी है। कोई भी जासूस हो, अगर जासूस था भी, कॉन्सुलर एक्सेस क्यों नहीं देगी उसको? हमें पता भी नहीं था जब तक सज़ा नहीं अनाउंस की गई। 13 बार हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने, हमारे हाई कमीशन ने कॉन्सुलर एक्सेस मांगी, पाकिस्तान ने डिनाई कर दी। और ये तब है जब हम पठानकोट के लिए उनकी जांच एजेंसी को अपने आने देते हैं। मुशर्रफ का जवाब क्यों नहीं देते? श्रॉफ साहब देखिए, पाकिस्तान हमेशा आज़ादी के बाद 51 में पहला कू अटेम्प्ट हुआ था जो फेल हो गया था। 1958 में फील्ड मार्शल आयूब ने सत्ता संभाली थी। उस दिन से आज तक पाकिस्तानी आर्मी के नीचे रहा है, कभी पर्दे के सामने, कभी पर्दे के पीछे, जैसे कि अभी हैं। अगर ऐसा नहीं होता, कौन सी डेमोक्रेसी जिसमें आर्मी चीफ एक नेशनल पॉलिसी को कश्मीर माँ के POK माँ के अनाउंस करेगा कि हम कश्मीरियों की मदद करेंगे? आज तक तो यही कहते हैं कि हम मॉरल और साइकोलॉजिकल सपोर्ट देते हैं। अभी वो साफ कह गए कि हम तो पूरी तरीके से मदद कर रहे हैं। ये सिर्फ वही दे सकता है जिसका नेशनल पॉलिसी पर कंट्रोल है। तो पाकिस्तान अपने आप को डेमोक्रेसी, एक शेम डेमोक्रेसी है। नवाज शरीफ साहब सिर्फ पावर में है, उनको लगा दे, लेकिन कंट्रोल किसी और का जाहिर है वो कठपुतली सरकार वहां के चलन में रहा है। उनका जुडिशियल सिस्टम है, कोर्ट मार्शल। सैमसन साहब की मजबूरी भी समझी जा सकती है। भास्कर बालाकृष्णन साहब, मेरी कोई मजबूरी नहीं है भाई, कोई मजबूरी नहीं है। अरे हुजूर, मैं सच बात बोलूंगा, मेरी कोई मजबूरी नहीं है। आप ही सच बोल रहे हैं तो। भास्कर बालाकृष्णन साहब, क्या अभी आप किस तरह के हालात आप देख रहे हैं? नवाज शरीफ लगातार सियासी मजबूरियों में घिरे हुए हैं, अगले साल वहां चुनाव भी होने हैं, और उसके पनामा लीक्स का पूरा जो मामला उसमें घिरे हैं। क्या उन सारी चीजों को डाइवर्ट करने के लिए सारी चीजें जो इस वक्त हम देख रहे हैं, गहमा गहमी जो हो रही है, वो भी एक पहलू हो सकता है इसका? नहीं, ऐसा लगता है कि वहाँ तो सिस्टम ही डिसफंक्शनल है। सिविल और मिलिट्री रिलेशंस बहुत ही बिगड़ चुकी है, और इसका जो फ्यूचर में क्या इवोल्यूशन होगा वो देखना पड़ेगा। जहाँ तक कादियान साहब ने कहा, हिस्ट्री, अगर आप हिस्ट्री देखें तो इससे हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि मिलिट्री तो कंट्रोल कभी नहीं छोड़ेगी। इस सिचुएशन में तो हमें प्रिपेयर करना चाहिए। लॉन्ग ड्यूरेशन काउंटर टेररिज्म, आर्मी को जो कुछ भी चाहिए, जो कुछ भी साधन चाहिए, बॉर्डर सिक्योरिटी, टेक्निकल, ह्यूमन रिसोर्स पूरी तरह से दिया जाना चाहिए। और हम सारे जो इंटरनेशनल कम्युनिटी में हमारे दोस्त और हमारे दूसरे देश है, उनको सेंसिटाइज करना चाहिए कि ये जो सिचुएशन है पाकिस्तान में वो बहुत ही डेंजरस है क्योंकि पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन, उस कोशिश को हम कितना कामयाब कर पाए ये सवाल है। और इस सवाल का जवाब सुदेश साहब से ले लेते हैं। सुदेश साहब, उरी के बाद, सुदेश साहब आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बताइए। उरी के बाद हमने सुना था राजनाथ सिंह साहब को कि सीमाएं सील कर दी जाएंगी। कितनी सीमाएं सील हुई हैं? लेजर बीम की बातें हुई थी और बहुत सारी बातें हुई थी। इसके अलावा पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित करेंगे, इसमें हम कहां तक बढ़े हैं? पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हम कितना अलग थलग अब तक कर सके हैं? देखिए, आपने जो बोला पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय टेररिस्ट घोषित करना है, इस पर पार्लियामेंट में एक रिजोल्यूशन भी आया था प्राइवेट मेंबर्स के बिल का, लेकिन कुछ टेक्निकल कारण के कारण, आपको भी पता है कि डिप्लोमेटिक रिलेशंस के कारण ऐसा नहीं हो सकता है। देश हालांकि बहुत गुस्से में है, और आप ये मान के चलिए कि आज जो देश है बहुत सशक्त है। ये 3-4 साल पहले वाली सरकार नहीं है। सबको पता है कि बहुत देश पहले भी सशक्त था, पहले भी देश ने पाकिस्तान को धूल चटाई है, घुटने टेकने पर मजबूर किया है। पहले भी हमारे देश ने पाकिस्तान को सबक सिखाया है, आज भी सिखाने की हालत में। 1971 में जी 1900 बिल्कुल, और सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, पाकिस्तान को पता है, सबको पता है। हालांकि कुछ लोगों ने डाउट किया होगा, और ज़रूरत पड़ी तो सेना सक्षम है। और इससे ज़्यादा देखिए आप कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि बहुत कुछ एक्शन लेने की ज़रूरत होती है। टीवी पर बोलने से एक्शन तो होगा नहीं, लेकिन इतना ज़रूर आपके दर्शक आश्वस्त हो जाएं कि सरकार को भी चिंता है, और जो गुस्सा लोगों में है उस गुस्से का इजहार कहीं ना कहीं होगा।
मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा वापस नहीं हो सकता, क्या इसमें भी कुछ टेक्निकल बाधाएं हैं, मुश्किलें हैं? हमने एमएफएन का स्टेटस दे रखा है उनको, उनकी तरफ से हमें हासिल नहीं है, तो एक तरफा ये मोहब्बत की जरूरत क्या है सर? देखिए सिर्फ एक तरफा नहीं है, ये एक डिप्लोमेटिक रिलेशंस की बात है। अगर आप ये डिसाइड करेंगे तो बहुत कुछ एकॉम्पेनिमेंट चीज़ें, उन चीज़ों को भी करना पड़ेगा। तो ये भी एक ऑप्शन है, जो सरकार चाहे तो एक्सरसाइज कर सकती है, लेकिन शायद इसका वक्त जब आएगा सरकार ऐसा सोचेगी तो जरूर करेगी। लेकिन बहुत से एकॉम्पेनिमेंट चीज़ भी उसमें है, तो इसको देखना होगा क्या करना है इसमें। प्रणब झा साहब, सरकार के साथ खड़े रहना ऐसे मौकों पर बहुत अच्छी बात है। मैं सुन रहा था अपनी मित्र की बात हुसैन। प्रणब साहब, एक मेरी चीज ले लीजिए, एक सवाल ले लीजिए। सरकार के साथ ऐसे वक्त में खड़े रहना बहुत अच्छी बात है, लेकिन वक्त बेवक्त सरकार को आगाह करना, सरकार से सवाल पूछना, उन्हें अगर वो कहीं भटक रहे हैं, कुछ खामी रह रही है, तो वो सारी चीजें निशानदेही करके बताना, ये भी आपकी जिम्मेदारी है बतौर विपक्ष। जी, मैं वही कह रहा था, मुझे हंसी इसी बात पर आ रही थी कि हम जब राजनीति में आते हैं तो हमें ये सिखाया जाता है बचपने में कि चरित्र का होना बड़ा जरूरी है राजनीति में, कि जब आप पक्ष में और विपक्ष में दोनों समय भाषा आपकी एक होनी चाहिए। ये नहीं कि जब आप विपक्ष में हो तो राजनीति करें, लोगों में कमियां निकालें, और जब पक्ष में जब सरकार ने चुनकर आ जाए तो भीगी बिल्ली बन जाए। बहरहाल मैं राजनीति नहीं करना चाहता, क्योंकि आज देश को इकट्ठा खड़ा होने की आवश्यकता है, और आवश्यकता ये है, आप विपक्ष की भूमिका कह रहे हैं, विपक्ष का सरकार के साथ खड़ा है, और सिर्फ संदेह इस बात का है, संदेह सिर्फ इस बात का है कि सरकार की कितनी प्रतिबद्धता है इसको लेकर के। जिस सरकार के सामने ये हुआ है, आज उस सरकार का मुखिया कहाँ है, आज उस पार्टी जिसको ये मैंडेट मिला है उसका अध्यक्ष जो है विकास पर्व मना रहा है। वो दिखावा करने के लिए जिस दिन दिल्ली का चुनाव का रिजल्ट आया उस दिन उन्होंने कहा कि नहीं हम संवेदना है, सुकमा के आतंकियों के जो निर्दोष लोग मारे गए उनके खिलाफ हम ये कोई पर्व नहीं मनाएंगे। आज इन्होंने यहाँ वह पर्व भी मना लिया, और लखनऊ में मेरे ख्याल से आज यात्रा भी थी इनकी 2 बजे से। तो इन चीजों से दूर जो है वो आप समझें, आज धरातल पे है, जनता की निगाह में है। आज हम सब आपसे, आपकी तरह आकांक्षा आशाओं से देख रहे हैं, हमारा समर्थन है। आप जो करेंगे कड़े से कड़ा कदम उठाएं, आप पूरा देश अपने साथ पाएंगे। आप निश्चिंत रहें, हम कोई राजनीति नहीं करेंगे, हम कोई चुहलबाजी नहीं करेंगे, हम कोई आपकी टांग खींचने की परंपरा नहीं है हमारी। ठीक है सर, राजकादियान साहब देश के लोगों ने देखा है और उनको ध्यान रखना चाहिए कि वही लोग हैं जो 3 साल पहले वर्मा साहब आपके पास भी आ रहा हूं, क्या भाषा है। ठीक है राजकादियान साहब, हम ऐसा कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो करेंगे, सारी चीजें हो रही हैं। हमारे यहां से सामान उस तरफ जा रहा है, उधर से ट्रक इस तरफ आ रहे हैं। लोगों को दिक्कत इसी बात की है, लोग यही सवाल पूछ रहे हैं कि अरे अगर इतनी मुश्किलें हैं, जब हमारी सरकार अदालत में अलगाववादियों से बात नहीं करने की बात कह सकती है, तो क्यों हम पाकिस्तान से अपने और दूसरे रिश्ते खत्म नहीं कर सकते? जब हम क्रिकेट नहीं खेल सकते तो और दूसरी चीजों को खत्म क्यों नहीं कर सकते? नहीं, इसमें 2 पॉइंट हैं। एक तो हम जिम्मेवार देश हैं, हम भी समझते हैं कि एक पड़ोसी देश से रिश्ते सुधरने चाहिए, और भारत ने बहुत कोशिश की है कि पाकिस्तान को भी साथ लेके चलें। जो तरक्की भारत में हो रही है उसका फ़ायदा पाकिस्तान को भी मिले, लेकिन एक हाथ से ताली नहीं बज सकती। बार बार कोशिशों के बावजूद पाकिस्तान की आर्मी ने इसको आगे नहीं बढ़ने दिया। हमारा रिएक्शन 2 किस्म का है। एक तरफ तो मोस्ट फेवर्ड नेशन वगैरह है, इसको वार क्राइम घोषित करवाया जाए, पाकिस्तान को टेररिस्ट स्टेट घोषित करवाया जाए, वो सब अपने तरीके से ठीक है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म इफेक्ट हैं जिनके रिजल्ट टेंजिबल नहीं हैं। आज के दिन गुस्सा देखते हुए, सैनिकों के मनोबल को ऊपर रखने की ज़रूरत देखते हुए, पूरे देश के मनोबल के लिए ज़रूरी है कि जो सज़ा पाकिस्तान को दी जाए वो उसके नतीजे टेंजिबल हों, सबको दिखाई दें। वो सिर्फ जल्दी में सिर्फ मिलिट्री ही कर सकती है। मिलिट्री कहाँ करेगी, कैसे करेगी, किस चीज़ से करेगी, वो उन पर छोड़ दें, उनको पता है, लेकिन करना ज़रूरी है, वरना ये कल 6-7 महीने में फिर एक ऐसा एक्शन लेंगे, फिर हम स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट करेंगे, फिर कठोर शब्दों में बोलेंगे, सिर्फ कड़ी निंदा और आलोचनाओं से बात नहीं बनने वाली। मैंने बोला कि अभी सवाल हम पूछें, जवाब पाकिस्तान मांगे, अभी तक तो हम जवाबी कार्रवाई करते हैं। ठीक है, अभी पहल हमारे हाथ में होनी चाहिए। डीएन वर्मा साहब, 2016 में सिर्फ हमारे 87 करीब जवान मारे गए हैं,
और इससे पिछले वक्त में 2008 में जो आंकड़ा था, मतलब पिछले कुछ वक्त में यह आंकड़ा सबसे बड़ा है साल 2016 में हमारे जवानों की शहादत का। पिछले कुछ वक्त में आपने तस्वीर कितनी बदलती हुई देखी ग्राउंड पर? ग्राउंड के ऊपर हालात खराब होते जाएंगे जब तक हम एक सख्त और सख्त कदम, प्रणब झा साहब, मैं ये नहीं कहूँगा कि ये वॉर मॉन्गर हैं, और मैं एक सैनिक होने के नाते मेरे को पता होता है कि जब भी कोई लड़ाई छिड़ती है तो मेरी नज़र इस पे भी रहती है कि मैं अपने ट्रुप्स को ऐसे डिसएडवांटेजेस पोजीशन से लॉन्च ना करूं कि मेरी कैजुअल्टीज़ ज़्यादा हों, मेरी विधवाएं ज़्यादा हों, मेरे बच्चे जिनको मैं पीस स्टेशन में देखता हूं कि वो बिना बाप के हो जाएं। हमें इस बात का भी ख्याल रखना है। बिल्कुल। तो लड़ाई के लिए तैयारी बहुत ज़रूरी चीज़ है, और लड़ाई अपने चुने हुए टाइम पे अपनी तैयारी पूरी करके ही हम शुरू कर सकते हैं। इसमें मैं प्रणब झा साहब से पूछना चाहता हूं, जब इनकी पार्टी पावर में थी, इन लोगों ने कितना डिफेंस के प्रोजेक्ट्स को आगे पुश किया? एंथनी साहब थे हमारे डिफेंस मिनिस्टर, छोटी सी बात कहीं शुरू होती थी और वो प्रोजेक्ट स्क्रैप हो जाता था। अरे फौज तब लड़ेगी जब आप उनको प्रोवाइड करेंगे, उनके अगर ज़रूरत है तोपों की, उनको ज़रूरत है हवाई जहाज़ों की, उनको ज़रूरत है रडार्स की, उनको ज़रूरत है सर्विलेंस सिस्टम्स की, प्रोवाइड करिए। जाहिर है आप छोटी साजो सामान के बगैर जंगे कैसे प्रोजेक्ट कैंसिल करते रहे? हमारे फौजी कैसे काम करेंगे? हमारी तैयारी अगर पूरी है और उसमें, और वो तैयारी जब तक पूरी नहीं होती, हम युद्ध में अपने आप को लॉन्च नहीं करना चाहेंगे। चलिए भास्कर, एक कोशिश जारी है। ठीक है सर, वक्त अब बहुत कम बचा है, तैयारी की तरफ बढ़ रहे हैं, एक फाइनल कमेंट से मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ठीक है भास्कर साहब, एक छोटा सा फाइनल कमेंट अपनी आपका। सेना का बचाव भी हमने सोचना है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। वर्मा साहब, वक्त बहुत कम बचा है, भास्कर साहब एक छोटा सा फाइनल कमेंट दीजिए, फिर मैं और लोगों से फाइनल कमेंट लेके शो खत्म करूंगा। भाई मेरा ये फाइनल कमेंट ये है कि ये इंसिडेंट तो किस्सा अब यहाँ ख़त्म नहीं होगा, ऐसे इंसिडेंट्स होते जाएंगे फ्यूचर में, क्योंकि पाकिस्तान की जो मिलिट्री है वो इस पॉलिसी से नहीं हटेगी। तो इसका ये नतीजा होगा कि हमें अपनी बॉर्डर डिफेंस को बहुत ही रोबस्ट बनाना होगा, मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस बहुत ही स्ट्रांग होगा, करना होगा, और इंटरनल सिक्योरिटी में काउंटर टेररिज्म को ज़्यादा प्रायोरिटी देना पड़ेगा। ठीक है। और ये जो इंसिडेंट्स, मुझे ऐसा लगता है कि ये ख़त्म नहीं होंगे। तो सैमसन साहब भी यही कह रहे हैं। सैमसन साहब, एक छोटा सा कमेंट आप चाहें तो, अमन का कोई पैगाम अगर आपका हो तो वो आप दे सकते हैं, इल्जाम लगाने के बजाय। चलिए राज कादियान साहब, एक छोटा सा फाइनल कमेंट सर आपका। देखिए, मैंने लड़ाई के लिए कभी नहीं बोला कि लड़ाई होनी चाहिए। लड़ाई तो किसी के हक में नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल सर, नहीं लेकिन होनी जिस चाहिए। किस्म की लड़ाई पाकिस्तान अभी कर रहा है 1988 से लेकर, उसी लड़ाई के दायरे में रहकर हम पाकिस्तान को सजा दे सकते हैं। जरूरी नहीं है हम कोई कन्वेंशनल वॉर लॉन्च करें। मैं ये कह रहा हूं कि इसकी सजा पाकिस्तान से इसकी कीमत जरूर वसूल करनी चाहिए, और वसूल कर ली गई है। देश के मनोबल के लिए एक अच्छी बात नहीं है, सेनाओं के मनोबल के लिए भी अच्छी बात नहीं है। शहादत सिपाही के लिए गौरव की बात है, लेकिन बर्बरता कोई सिपाही बर्दाश्त नहीं करेगा, उससे मनोबल पर असर पड़ सकता है। लड़ाई तो बात है, लड़ाई के लिए भी हम तैयार हैं। कोई भी आदमी दुनिया में एक छोटा सा, सैमसन शरीफ साहब, एक छोटा सा फाइनल कमेंट, अगर कोई अमन का पैगाम आप देना चाहें तो इससे बेहतर है कि इल्जाम लगाने से बेहतर है कि कोई अमन का पैगाम आप दे दें। जी, अमन का पैगाम यह है कि ख्वाह वो भारत की फौज हो, ख्वाह वो पाकिस्तान की फौज हो, आज से 70 बरस पहले ये एक ही फौज थी। ये एक शिवलेस आदमी थी जिसने अंग्रेजों को सेकेंड वर्ल्ड वॉर जिताई थी, बर्मा के महाज में भी और यूरोप के महाज में भी। हम भारतीय फौजियों की उतनी ही इज्जत करते हैं जितनी भारतीय फौजी हमारी करते हैं। हम जब पाकिस्तान से बाहर होते हैं कोर्सेज में, हमारी दोस्ती होती है। यूनाइटेड नेशन ऑपरेशन में भारतीय अफसर हमारे अफसरों के नीचे या हमारे अफसर भारतीय अफसरों के नीचे काम भी करते हैं। एक बड़ा बरादराना माहौल होता है। लाइन ऑफ कंट्रोल पे जब फ्लैट मीटिंग्स होती हैं, बातचीत होती है, बहुत अच्छे माहौल में बातचीत होती है। आई थिंक ये जो जंगी जुनून, जो राइटिस्ट ट्रेंड इंडिया में चल रहा है,
इसको सलब करना होगा। जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक है तो हम राइटिस्ट ट्रेंड को खत्म कर रहे हैं। अगर इंडियन आर्मी की सैकड़ों में कैजुअल्टीज हुई हैं तो आप ये याद रखिए कि पाकिस्तानी लॉ एनफोर्समेंट सर अपनी जमीन से आतंकवाद को खत्म कर दीजिए, सारी समस्याओं का, सारी परेशानियों का हल यही है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। आप अमन चाहते हैं, हम भी अमन चाहते हैं, लेकिन बार बार गोलियों की आवाज के बीच अमन की बातचीत मुमकिन नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सैमसन शरॉफ साहब, पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़े। भास्कर बालाकृष्णन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त निकाला, स्टूडियो तक आए। ब्रिगेडियर रिटायर्ड ब्रिगेडियर डी.एन. वर्मा साहब हमारे साथ से, सुदेश वर्मा साहब, प्रणव झा साहब, भास्कर बालाकृष्णन और राज कादियान, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और खासतौर से राजनीतिक दलों से बस यही गुजारिश है कि आपस की तू मैमू को भुला करके इस वक्त कम से कम एक प्लेटफॉर्म पर आएं और कोई सही माकूल हल निकालें और पाकिस्तान को करारा जवाब देकर उसे समझाएं। और सबसे बड़ी चीज है कि कुछ एक्शन लेने से पहले जो एक इकबाल होता है, उस इकबाल से ही काम हो जाए तो क्या कहने हैं। नमस्कार।